जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रामकुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली सल्तनत में तीसरी क्लास लेके आया हूं, जो रजिया सुल्तान तक मैंने आपको भली भांति से इज्जत से कराया था। और आज मैं बहराम शाह से लेके चलूंगा नेक्स्ट राजा, और बड़ा हिसाब से बड़ा इज्जत से आपको बताने की कोशिश में रहूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आगे क्या करना है आप जानते ही हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं, बगैर देरी करें हम क्लास में। हमने रजिया सुल्तान को भली भांति से इज्जत से कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं चलूंगा बहराम शाह से चलूंगा। यानी अगला राजा जो एफ आता है ना, यानी छठवां राजा। छठवां राजा आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यानी जो छठवां राजा है, ठीक है, ये बताया था मैंने, जो 6 वाला राजा है वो आपका क्या है? बहराम शाह। बहराम शाह है। ये 1240 से 1242 तक ही रह पाता है। यानी 1240 से 1242 तक ये शासन करता है। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब इसकी मैं जो चर्चा करूं, इसमें ज्यादा खास कोई बात हुई नहीं है। रजिया सुल्तान की, यानी रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई उसके बाद यानी इसका पूरा नाम है मौजुद्दीन बहराम शाह, शासक बना था। तो मैं कहूंगा कि रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद इसका पूरा नाम क्या है? मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन, यानी जिसका मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह शासक बनता है, राजगद्दी पर इज्जत से बैठता है। ठीक है, इसने एक काम महत्वपूर्ण, 2-3 घटना है इसके कार्यकाल की जो महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं इज्जत से बताऊंगा ही। ठीक है, इसके जो शासन काल में महत्वपूर्ण जो घटना हुई, इसने जो काम किया, एक नया पद बनाया, एक नया पद बना करके लेके चलाइए। ठीक है, तो उस पद का क्या नाम था मेरे भाई? नायब। नायब पद का इसने नायब ए मुमलिकात का नया पद बनाया। तो ये कहेंगे बहराम शाह ने, बहराम शाह ने एक नया पद नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात का पद चालू किया। तो मैं कह रहा हूं कि बहराम शाह राजगद्दी पे कब बैठता है? रजिया सुल्तान के बाद में 1240 से 1242 तक शासन करता है। जो शासन पर बैठता है उसके बाद एक नया पद बनाता है जिसका नाम है नायब ए मुमलिकात है। ठीक है मेरे भाई, इस समय ये जो शासन कर रहा था, तो यानी इल्तुतमिश ने एक 40 सरदारों का जो ग्रुप बनाया था, तो पूरी भी जो भी शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? यानी 40 सरदारों के हाथों में थी। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। तो हम कहेंगे इसके शासनकाल में, इसके शासन काल में राज्य शक्ति तुर्कान ए चहलगानी के शासनकाल में थी। इसके शासनकाल में यानी राज्य शक्ति तुर्कान ए चहलगानी क्या था पता है? 40 सरदारों का क्या था? समूह था। और इसका ही एक हिस्सा था बलबन, और बलबन इससे अगले वाले राजा को खत्म करके वो राजगद्दी संभालेगा और आगे चल के डेंजर राजा बनेगा। मैं आपको बताऊंगा जैसे। ठीक है,
तो मैंने अभी तक आपको ये चीज बताई, बहराम शाह सॉरी यानी बहराम शाह था ना वो, यानी 1240 से 1242 तक शासन करता है। फिर उसके बाद में जब राजगद्दी पर बैठ जाता है रजिया सुल्तान के बाद में, ठीक है। और रजिया सुल्तान के बाद में बैठने के बाद ये पहला काम करता है, नायब मुमलिकात का पद चालू कर देता है। जिस पद चालू करने के बाद इसके शासन में जो शक्ति थी वो 40 सरदारों के हाथों में थी। वो यानी जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से। इसके महत्वपूर्ण क्या घटना हुई है, 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोल आक्रमण हुआ है। तो हम कहेंगे कि इसके शासनकाल में, इसके शासन काल में 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण होता है इज्जित से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मंगोल आक्रमण के बाद में 1242 ईस्वी में बहराम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बस इतनी ही महत्वपूर्ण इसकी घटना है। तो कहेंगे कि बहराम शाह की मृत्यु, बहराम शाह की जो मृत्यु हुई है ना 1242 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में हुई है। बहराम शाह की मृत्यु 1242 ईस्वी में हुई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक इसकी कहानी है। बहराम शाह मैंने बताया कि 1240 से 1242 तक रहता है। पहले राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, रजिया सुल्तान के बाद में ये शासक है। और रजिया सुल्तान के बाद में बैठते ही इसने क्या किया, एक नया पद इस्तेमाल किया। पूछा जाता है कभी एग्जाम में, तो आप जवाब इज्जत से देंगे। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नायब मुमलिकात का पद किस शासनकाल ने चालू किया, किस शासक ने चालू किया था। तो बहराम शाह ने ये चालू किया था इज्जत से, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं, तो इसके शासनकाल में शक्ति किनके हाथों में थी, 40 सरदारों के हाथों में थी, जिसे हम किस नाम से जानते थे, यानी तुर्कान-ए-चहलगानी के नाम से जानते थे। इसी का एक पार्ट था, एक सदस्य था, इसका सदस्य था बलबन। वो बलबन एक षड्यंत्र रचेगा, वो आगे मैं इज्जत से आपको बताऊंगा। फिर इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना हुई है 1241 में, जो लाहौर में मंगोल का आक्रमण हुआ है। और यानी बहराम शाह की जो मृत्यु 1242 में हो जाती है। यहां तक इसकी कहानी खत्म है। अब अगला राजा 8वां आ जाता है, G7, 7वां आगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला जो राजा शासक आता है उसको भली भांति से इज्जत से हम जानेंगे, ठीक है। मुख्य, ठीक है। इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती, वो है मंगोल आक्रमण। और मंगोल आक्रमण के बाद में 1242 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अलाउद्दीन मासूद शाह राजगद्दी पर बैठता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। देखिए 7वां राजा आ जाता है आपका, यानी मुगल साम्राज्य में, वो सॉरी दिल्ली डायनेस्टी में, जिसमें क्या चल रहा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश में 7वां राजा है। तो 7वां राजा गुलाम वंश में कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे जिससे, यानी बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन महसूद शाह बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह 1240 से 42 से, वो तो 42 तक था, 1242 से 1236, 1200 यानी 46 तक रहता है, 36 नहीं, सॉरी गलती हो गई। यानी अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहता है। अब मैं बात बताऊं कि इसके शासनकाल में भी राज्य जो शक्ति थी, इसके शासनकाल में राज्य शक्ति 40, यानी तुर्कान-ए-चहलगानी,
यानी इसके शासन में भी जो राज्य शक्ति थी तो 40 सरदारों के हाथ में थी। इसी का एक हिस्सा था बलबन, इसी का हिस्सा था बलबन। तो बलबन ने क्या किया कि भाई ऐसा पैक शैक मार के शाम को एकदम सेट मूड बना के बोला कि साला ये राही, ये मतलब इसका सरदारों का ग्रुप कब से बना रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि भाई राजगद्दी अपने हाथों में आ जाए। तो उसने क्या किया, एक लॉजिक चालू कर दिया। और लॉजिक चालू किया तो उसने क्या किया कि कैसे क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ करा जाए कि इस राजा को कैद कर लें और इसको मृत्यु कर दें और उसके बाद में नया राजा बनाएंगे कोई, वो हमारे कहने पर चलेगा। बिल्कुल इसने कुछ आवाजें भी उठाई इसके बलबन के खिलाफ, चूंकि भाई मैं राजा हूं, कोई काम करने के लिए भाई मैं राजा हूं तो ये सर्वोपरि है, तो मैं उसका निर्णय लूंगा। तुम कहते हो कि ये सरदार के हाथों में शक्ति है पूरी, हम लेंगे निर्णय। तो उसने भाई कि इसने बलबन ने की इसने बात ना मानी, तो उसने उसके लिए क्या कर लिया, षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र ये रच दिया कि अलाउद्दीन, यानी ऐसे लिख देता हूं, मसूद शाह के बलबन ने कैद कर ली, जहां मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। मसूद शाह की मृत्यु 1246 ईस्वी में हो जाती है। यानी 1246 ईस्वी में मसूद शाह की क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु होने के बाद में कैद कर दिया, कैद करने के बाद में अब बलबन ने ये कहा कि खुद राजा बनूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी और गरीब व्यक्ति को जनता की नजरों में राजा बनाता हूं। तो इसका ये मतलब यानी मैं कह सकता हूं कि नसरुद्दीन यानी इसका ससुर, क्या कहूं, इसका जो ससुर था, नहीं हाँ बलबन का ससुर, बलबन का जो ससुर था ना, वो क्या करता था, मस्जिद के सामने टोपी वगैरह जैसे मोची काम करता है उसी काम को करता था, टोपी वगैरह ये सीता था। ठीक है, तो इसने कही कि किसी गरीब व्यक्ति को उठा ले रहा हूं, कौन किसको उठाऊंगा, तो मेरे के आए मेरे भाई ससुर जी हैं उनको उठा ले रहा हूं, उनको राजा बना दे रहा हूं। कोई भाई उसको वही भी नहीं कहेगा खुद राजा बनाया, भाई दूसरे को राजा बनाया उसने जनता की नजरों में ऐसा घोलने के लिए। तो उसने ये कहा कि जिसके जो ससुर जी थे नसरुद्दीन महसूद से, यानी अगले राजा जो बनते हैं 8वें राजा, जिनका नाम मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, नसरुद्दीन, जो अगले राजा बनते हैं ना नसरुद्दीन महसूद उनका नाम था। नसरुद्दीन अब इसलिए इसको बनाया कि भाई लोग कहेंगे कि इसलिए इसने राजा को कैद करके मार डाला कि भाई ये खुद राजगद्दी पर बैठना चाहता था। इसने कि स्वयं न बन करके मैं अपने प्रतिनिधि को काबू बैठा दूंगा, वो मेरे इशारे पर चलेगा। तो इसने नसरुद्दीन क्या नाम है, नसरुद्दीन है, ठीक है, नसरुद्दीन है महसूद। और ये राजगद्दी पर कब से कब तक रहता है, 1246 से 1266 ईस्वी तक मेरे प्यारे दोस्तों शासन करता है। 1246 से 1266 तक शासन करता है। तो बलबन का दामाद था और ये पहले टोपी सिया करता था, ये बात मैंने अभी तो मैं बताई भी थी और लिख भी देता हूं। ये बलबन का दामाद था, ठीक है। ससुर जी ने बोला कि दामाद को उठा ले रहा हूं, मैं उधर पीछे शायद उल्टा बोल दिया कि ससुर जी को उठा ले रहा हूं, नहीं ये इसका दामाद था, ठीक है। ये जो नसरुद्दीन है ना वो बलबन का दामाद था, बलबन का दामाद था। तो मैं कह रहा हूं बलबन का दामाद था। पहले ये टोपी सिया करता था, पहले ये क्या करता था, टोपी सिया करता था। अरे भाई हम दो कट हो रहे हैं। तो ये क्या था भाई, नसरुद्दीन महसूद बलबन का दामाद था, ठीक है, बलबन का दामाद था। तो ये क्या करता था मेरे भाई, टोपी सिया करता था। ये मस्जिद
क्या पगला गया? तो नसरुद्दीन महसूद था ना, वो किसका? बलबन का दामाद था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्या करता था भाई, मस्जिद मस्जिद के सामने क्या करता था? टोपी सिया करता था, टोपी सिया करता था। और ये बलबन का दामाद था, बलबन का दामाद था। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बलबन का दामाद था, इसको उठा के लेके आया और इसने ऐसे कोई काम नहीं करने दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब इसने यानी भाई क्या किया कि इसको राजगद्दी पर बैठा दिया, और राजगद्दी पर बैठा दिया तो ये कुछ मतलब कि भाई ससुर जी ने हमें राजगद्दी दी है, तो लौट करके उसने क्या किया कि एक उपाधि देता है। तो नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने बलबन को वजीर, वजीर यानी नायब मुमलिकात सेनापति, यानी मुमलिकात का जो वो था ना, वो बहराम शाह ने पद बनाया। और बहराम शाह ने पद बनाया, और नायब ए मुमलिकात किसे कहा जाता है? नायब ए मुमलिकात कहा जाता है सेनापति को। तो ये बलबन यानी जो 40 सरदारों का ग्रुप में एक व्यक्ति था, इसको क्या बना दिया? उठा के एक उपाधि दे दिया, पद दे दिया। तो मैं कहूंगा नसरुद्दीन ने बलबन को वजीर, नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात का पद ग्रहण करा दिया, पद दे दिया, पद दे दिया या बनाया, नायब ए मुमलिकात बनाया। नायब ए मुमलिकात यहां लिख दो, वो सेनापति, सेनापति बनाया, उपाधि दे दी उसने, ठीक है। मतलब वो उपाधि नहीं दे दी, एक सम्मान दे दिया कि भाई चलो तुमने राजा बनाया तो तुम्हें कुछ है ना कुछ एक बढ़िया चीज देनी चाहिए हमें। तो उसने क्या कर दिया कि नायब मुमलिकात बना दिया, सेनापति बनाया। जब 1249 ईस्वी की बात है, यहाँ पे नोट भी कर लेना, 1249 ईस्वी की बात है। 1249 ईस्वी में बलबन सेनापति बनता है। अब ये बलबन सेनापति बन गया तो बलबन नसरुद्दीन, और यानी बलबन ने भाई उसने सेनापति बनाया। सेनापति बनाने के बाद उसने बलबन ने एक और उपाधि दे दी, उलूग खां की। किसकी उपाधि दे दी? किसको? यानी नसरुद्दीन को उलूग खां की। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि बलबन ने महसूद यानी नसरुद्दीन महसूद को उल्लूग खां की उपाधि दी। उसने सेनापति बनाया नसरुद्दीन, उसने बलबन ने उल्टे भाई दामाद ने हमें ये उपाधि दी है, तो दिया है, पद दिया है, तो हम भी उन्हें उपाधि दे रहे हैं, उल्लू खां की उपाधि दे देता है। अब यहाँ पे इससे शासनकाल चलते, इसने कोई घटना घटित नहीं की, आराम से गद्दी पर बैठा रहा और चलाता रहा। अब उसने कहा कि अब भाई क्या करना चाहिए कि भाई इसको भी हटाओ और मैं खुद राजगद्दी पर आता हूं, तब काम चलेगा इज्जत से, ठीक है। तो अब आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बलबन। तो गयासुद्दीन यानी नौमर जो राजा होगा ना आपका, वो ठीक है, वो गयासुद्दीन बलबन होगा इसका। यानी मैं कह रहा हूं नौमो जो राजा बना वो गयासुद्दीन, पूरा नाम है बलबन का गयासुद्दीन बलबन। और इसके बाद में नसरुद्दीन के बाद में गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन करता है। 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक, 1286 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है ये। अब ये देखो बहुत ही डेंजर बनेगा राजा। ये कहा जाता है कि ये अकेले में रुआ भी करता था, और भाई क्या बताएं कि एक जगह पर ये सोता था तो दूसरी जगह पर उस दिन नहीं सोता था, चेंज कर करके सोता था, अकेला रहता था। इसकी खुद की संतान इससे डरती थी, इतना डेंजर राजा था। तो इसने अकेलेपन के कारण भाई चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं।
और जो यानी इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो ग्रुप बनाया था, इसने उसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया भाई? कि वो यहीं से तो आया है, इसने षड्यंत्र रचा है 40 सरदारों के ग्रुप में से ही। तो सोचता कि भाई अगर ये षड्यंत्र रहा, मतलब ये रहा, तो मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसे तो पता था कि शाम को जो सरदार के ग्रुप हैं, 40 सरदार का जो ग्रुप है, उसमें अपने आराम से पी खा के मूड बना के फिर कहते हैं कि फलाना चीज ऐसे करनी चाहिए, फलानी ऐसी चीज करनी चाहिए। इसने तो रचा था इतिहास, मतलब हिस्ट्री भाई, इसको हटाओ और खुद राजा बन गया। तो भाई इसने सोचा कि मेरे जो मैंने किया है ना, वो मेरे लिए भी कोई कर सकता है। तो इसलिए इसने क्या किया कि 40 बैठते बैठते पहला काम इसने यही कहा कि 40 सरदारों का जो ग्रुप था उसको तोड़ दिया कि भाई हटाओ इसको। और इसने जैसे आचार संहिता चलती है ना, तो इसने ये भी लगाया कि भाई क्या कि 4 आदमी गुट से खड़े नहीं हो सकते। वो आज तक वहीं से ली गई है, वो सिस्टम बलबन का ही लिया गया है। जब यहाँ पर धारा लगाई जाती है 144 के, भाई यहाँ पर रुक नहीं सकते, 4 लोग जुड़ में नहीं कर सकते। इसी तरीके से उसने कहा कि 5-10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हो सकता है 5-10 लोग इकट्ठा हुए और कुछ षड्यंत्र चल दिया। ये नहीं अपने प्रति ज्यादा सोचा करता था कि मेरे प्रति कोई षड्यंत्र ना रच दे। और इसने भाई दारू वारू सारी चीज बंद कर दी। बुलकुर के कोई राज्य में नहीं पिएगा दारू, नहीं, बुलकुर बंद कर दिया कि भाई नहीं पिएगा। चूंकि इसको पता था कि पी पा के भाई आदमी अलग सिस्टम में आ जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि इल्तुतमिश के समय बलबन को 1232 ईस्वी में खासदार अंगरक्षक बनाया था। इसकी कहानी मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले इल्तुतमिश के समय ये क्या बना था, ठीक है। तो यानी मैं कह रहा हूं इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश के शासनकाल में ये खासदार, अंगरक्षक बोलते हैं, खासदार जिसे हम बोलते हैं अंगरक्षक, खासदार अंगरक्षक बना, अंगरक्षक बना। इल्तुतमिश के शासनकाल में ये खासदार जिसे बोलते हैं अंगरक्षक बना, ठीक है। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम ही की तरह से इसको खरीद के लाया था। और इसने 40 सरदारों का क्या बना दिया था, वो बना दिया था। कौन सा वाला पता है? कमेंट में बताना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसी युद्ध से इसने किसको, बलबन को खरीदा था, ठीक है। अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि बलबन इल्तुतमिश का क्या एक तरह से गुलाम था, और वास्तविक नाम था यानी बहाउद्दीन था। इसका नाम बहाउद्दीन नाम था बलबन का, गयासुद्दीन बलबन नहीं, बहाउद्दीन नाम था। यहां कहेंगे कि ये इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और इसका वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम यानी गयासुद्दीन बलबन नहीं था। बलबन तो इसने मतलब वहां में आया तब बनाया, लेकिन इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है। अब आगे की बात बताएं आपको, ठीक है। अब ये बलबन अपना भाई क्षेत्र, राज्य और वो सब सिस्टम इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से खौफ भर दिया कि भाई इसने ये कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब इसने प्यारे दोस्तों नहीं कहा, मेरी एक हैबिट है, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि इसने ये मतलब कहा कि हर जनता से हर वाह में शासन लगाया कि राजा नहीं हुआ है। राजा जो होता है ना, वो यानी खुदा का प्रतिनिधि होता है। ये मत कहो राजा अगर कोई आदेश दे रहा है ना, तो वो राजा नहीं दे रहा, उससे क्या भाई खुदा आदेश दिलवा रहा है। वो अपने आप में क्या होता है, खुदा होता है वो, ठीक है। तो खुदा होता है, अल्लाह होता है, तो उसे राजा मत मानिए, ठीक है।
अब ये सिजदा, चुम्मा चाटी, पैरों के बहुत यानी जूतों की बढ़िया तरीके से करवाएगा कि जनता के प्रति ऐसा, भाई इसके सामने कोई ऐसा राजा था, कोई बोल नहीं सकता था जनता के प्रति, यानी कोई दरबार में भी अगर बोलना, अगर सही बात भी बोलनी है ना, तो भी उसको इसके पक्ष में ही बोलता था, चाहे वो गलत है चाहे सही है, बोलनी इसके पक्ष में। इसने इतना खौफ भर दिया था यानी जनता के प्रति में। ठीक है, तो मैं अगली बात करूं, अमीर ए शिका, अमीर ए आखुर बनाया बहराम शाह के शासनकाल में। तो मैं एक बात बता दूं, तो देखिए यानी बहराम शाह के शासनकाल की बात कर रहा हूं। चलिए मैं एक बात कर रहा हूं कि बहराम शाह के शासनकाल की बात कर रहा हूं इसकी, यानी बहराम शाह, बहराम शाह के शासन काल में इस पर दो पद बने हैं, इसके दो पद मिले हैं बहराम शाह के शासनकाल में। पहले तो ये था अमीर ए शिकार, फिर अमीर ए आखुर बना। ठीक है, अमीर ए शिकार पहला पद रहा, अमीर ए शिकार, और दूसरा बना इस पर पद रहा अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर दो पद इस पर रहते हैं। अमीर ए आखुर का मतलब क्या है, मैं पिछली वीडियो में बता के आया हूं, एक बार देख लेना। ठीक है, समय में ये बनता है। अब यानी बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी को भाई नष्ट ही कर दिया है। तो अब यहाँ पे इसने कहा कि भाई मैंने ये बात अभी भी बताई थी, ये पद रहने के बाद जब ये शासन में आता है, राजगद्दी पर आता है, नस्र अपने यानी दामाद के बाद में आता है, तो सबसे पहला इसका काम होता है तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट करना। तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट करना, तुर्कान ए चहलगानी को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। तुर्कान ए चहलगानी को ये क्या कर देता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे अब चर्चा करते हैं भली भांति से। अगला देखिए, इसकी बात मैं बताऊं आपको, ये क्या क्या चालू करता है, सिजदा इस तरीके से करना। ठीक है, वो सिजदा पौबस चालू करेगा। तो अगली कंडीशन देखिए क्या चालू करता है, तो देखिए आगे इसमें क्या होता है कि जो यानी दिल्ली सल्तनत में एक पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत पेश किया। यानी दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था, पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत पेश किया। जिसने क्या किया कि राजत्व का सिद्धांत पेश किया। और ये जो सिद्धांत लेके आया था ना, जो ये सिद्धांत लेके आया था, वो कहां से लेके आया था मेरे प्यारे दोस्तों, यानी फारस से ग्रहण किया था। इसने कहां से ग्रहण किया था, फारस से ग्रहण किया था। ये सिद्धांत फारस से लेके आया था। ये सिद्धांत इसने कहां से ग्रहण किया था, फारस से ग्रहण किया था। राजत्व का सिद्धांत पेश करने वाला पहला व्यक्ति है। इसने ये कहा कि न्यायवते खुदाई, न्यायवते खुदाई यानी जो राजा है ना, ईश्वर है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी खुदा का प्रतिनिधि है। यानी इसने जो राजत्व का सिद्धांत पेश किया, तो इसमें क्या चलाया कि न्यायवते खुदाई, राजा जो होता है ना, राजा एक न्यायवते खुदाई, न्यायवते खुदाई जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी भगवान का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि कह सकते हैं। कि इसने कहा कि राजा जो होता है ना,
वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, भगवान मतलब खुदा। उस समय ये तो भाई खुदा कहता था, तो हमने कहा कि भगवान का प्रतिनिधि यानी खुदा का प्रतिनिधि होता है, यानी राजा, ठीक है। और इसने कहा कि जिल्ले इलाई यानी खुदा की परछाई है राजा। राजा जो कह रहा है ना, वो ये मत समझो कि राजा कह रहा है, वो पूरा कौन सिद्धांत दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? कौन दे रहा है भाई? भगवान दे रहा है। तो जिल्ले इलाई, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई जो राजा है ना, वो किसका सिद्धांत दे रहा है? जिल्ले इलाही, अल्लाही, जिल्ले अल्लाही यानी खुदा की परछाई, खुदा की परछाई, परछाई है। यानी जो राजा है ना, वो खुदा की परछाई है और खुदा का प्रतिनिधि है। जो कहेगा वो राजा नहीं कह रहा, वो भगवान कह रहे हैं, स्वयं खुदा कह रहा है। इस बात को इसने जनता के प्रति ये चीज कही। और इसने कुल के ऊपर, भाई कुल के ऊपर बहुत ही सर्वश्रेष्ठ काम किए। और अपने आप को नवरोज की भी शुरुआत करता है, जिसे हम नई साल के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज करता है ये। इसने कुलीनता पर बहुत ही क्या दिया, जोर दिया, कुलीनता पर। इसने इसने कुलीनता पर जोर दिया और अपने आप को क्या कहा कि पौराणिक, यानी अपने आप को बहुत बड़ा वंशज बताया इसने। पौराणिक नायक अफरासियन का वंशज बताया, पौराणिक नायक अफरासियन का वंशज बताया। ये बात आपको भली भांति से जिससे समझ में आई होगी, ठीक है। और इसने क्या किया, नवरोज की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करता है? ये नवरोज, नवरोज जिसे हम न्यू ईयर के नाम से जानते हैं, यानी नवरोज की शुरुआत की। और किस आधार पर की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसने जितने भी उसकी शुरुआत की नवरोज की, तो इसने जो नवरोज की शुरुआत की किस परंपरा पर, यानी ईरानी परंपराओं के आधार पर, ईरानी परंपराओं के आधार पर ये शुरुआत की। और इसने पोवोस और सिजदा, पोवोस और सिजदा की भी शुरुआत की, यानी जूतों पर क्या लेना, चुम्मी लेना, और इस तरीके से इसकी भी शुरुआत की, ठीक है। तो आगे इसकी और कहानी मैं आपको जिससे बताता हूं। अब देखिए, अमीर खुसरो थे ना, अमीर खुसरो जो 7 शासन के दरबारियों में से रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी इसके काल से ही क्या की थी, यानी इतिहासकारक थे वो, इसके काल से ही उसने अपना मतलब, यानी अमीर खुसरो ने इसका भी वर्णन उसमें बताया है, ठीक है। और वर्णन बताया, और इसी के शासनकाल में अपना साहित्य चालू किया था, साहित्य। तो मैंने अभी तक बताया बहुत ही अच्छे से, देखना एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। चलिए ऐसे ही करा देता हूं। तो मैंने ये कहा कि बलबन जो आया, गयासुद्दीन जो बलबन आया, उसने राजगद्दी पर बैठता है। और राजगद्दी पर बैठने के बाद में क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, भली भांति से राज्य न चला करके एक डेंजर रूप में जनता के प्रति एकदम खौफनाक चीजें भर देता है। चलिए मैं आगे और बता देता हूँ, नहीं थोड़ा सा फिर टाइम लगेगा।
अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि बंगाल में मेरे प्यारे दोस्तों विद्रोह को दबाने के लिए इसने खुद स्वयं ही गया था। बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या गया था, स्वयं ही गया था। मैं बात कर रहा हूं बंगाल का विद्रोह। बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं गया था और अपने बेटा बुकरा खां को भी साथ ले गया था ये। तो बंगाल का जो भाई इक्तेदार था अमीन था, यानी मैं कह रहा हूं कि बंगाल का इक्तेदार कौन था, अमीन था, ठीक है। और यानी वहां उल्लू को जो खान था ना, वो क्या नाम है, बंगाल का जो इक्तेदार था वो अमीन खां था, ये आपको पता है, ठीक है। देखेंगे बंगाल का जो इक्तेदार था अमीन खां था, ठीक है। और तुगरिल खां पर ये अमीन खां इक्ता लेने गया, मान की भाई इक्ता दीजिए। तो उसने कहा कि भाई ये अपने भाई कौआ हुआ मार के सेठ था, बढ़िया तरीके से इसने कहा कि कौन बलवन फलवन कहाँ का लेके आया, जा होगा राजा बलवन फलवन। तो इसने क्या कह दिया कि भाई सीधे सीधे राजा के लिए बोल दिया जाके पत्र से कि भाई देखो इस तरीके से ये तुगरिल खां है ना, वो ये कह रहा है कि इक्ता देने से मना कर रहा है और कह रहा है कि होगा कोई बलवन फलवन से लिया जा, कौन सा डीसी है कोई बलवन, तो मैं तो इक्ता दे दूं, भाग यहाँ से। इसको भगा दिया। तो ये बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए भाई स्वयं गया। कौन गया भाई, बलवन स्वयं गया और अपने यानी बुगरा खां बेटा को साथ में ले गया इसको, ठीक है, बेटे को साथ में ले गया। ये वहीं का गवर्नर बन के रह जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि ये खुद गया, तो इस तुगरिल खां को पकड़ करके बलवन ने यानी उसके बाजार में पूरी तरह से घुमाया और घुमा करके जिंदा फाड़ करके उसकी खाल में भूसा भरवा दिया, उसको मरवा दिया, यानी तुगरिल खां को। तो इसने ये इसलिए गया था स्वयं कि भाई आज ये मेरे सामने आवाज उठा रहा है तो कल कोई दूसरा उठाएगा, इसलिए ये क्या कर दिया कि इसको भाई खाल में भूसा भरवा देता है। और भाई और यहाँ पे इसने कहा था कि बलवन ने कहा था यानी तुगरिल खां बुगरा खां को कि भाई ऐसा करिए कि चलिए अब तुम दिल्ली और वहां पे राजगद्दी बढ़िया तरीके से संभालिए। तो उसने कही भाई नहीं, हम तो यही है। ये इतना डर गया था, इसके बेटे की खुद सुसु निकल गई थी, ठीक है। तो इसके अपने भी खुद इससे डरते थे, तो अकेला रहता था। तो इसकी मतलब यानी मृत्यु हो जाती है, यानी 66 में हो जाती है इसकी मृत्यु, वो 86 में, यानी बलवन की मृत्यु यानी 1286 ईस्वी में हो जाती है। और इसकी कहानी भाई नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सिस्टम, इस वजह से यहाँ रोकना पड़ रहा है। और अब थोड़ा सा रह गया है 5-10 मिनट का, उसके बाद आपका यानी खिलजी वंश चलेगा, ठीक है, इज्जत से। तो मेरे भाई प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।